देखिए, ये जो क्लास है हमारी, ये क्लास है एम्स मेडिकल सोशल वर्क के संबंध में। उन्हीं के साथ साथ में अगर मैं बात करूं तो एनटीए यूजीसी नेट के अगर हम यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करें तो उसके सिलेबस में ऑलरेडी दिया गया है। उसके सिलेबस में ऑलरेडी पहले से ये चीज़ें मेंशन की गई है कि समाज कार्य की प्रक्रिया कौन कौन सी होती है। हमने आप लोगों से प्रवेश, अध्ययन, निदान के बारे में लास्ट क्लास में चर्चा कर चुके थे। यही एक विद्वान का नाम आता है, उनका नाम है एरिक सेंसबरी। हालांकि पेपर में अभी तक नहीं पूछा गया है, बट आप थोड़ा सा इस यहाँ पर बेसिक चीज़ों को अगर चाहें तो कॉपी में लिख सकते हैं इन्होंने क्या कहा है चरणों के रूप में। और ये ध्यान रखिए, जैसे पार्लियामेंट ने निदान के 3 टाइप बताए, ठीक उसी प्रकार से एरिक सेंसबरी ने भी निदान की प्रक्रिया के कुछ चरण बताए थे। पार्लियामेंट का पूछा जाता है, एरिक सेंसबरी का नहीं पूछा गया है अभी तक पेपर में। हो सकता है इस बार पूछ ले आप लोगों से, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि वैयक्तिक कार्य में, देखिए ध्यान से, यहाँ इनका जो एरिक सेंसबरी का जो नाम मैं बता रहा हूं, ये सोशल केशवर्क में भूमिका अपने निभाता है। इन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो सेवार्थी होगा वो मुख्य होगा, जो सेवार्थी होगा वो मुख्य होगा। और यहां पे एक चीज ध्यान रखिए, कार्यकर्ता को समस्या का ज्ञान सेवार्थी से साक्षात्कार द्वारा होता है। और आप जानते हैं साक्षात्कार के अगर कोई परिभाषा पूछता है तो आप सीधा सा जवाब देते हो कि साक्षात्कार का मतलब होता है भैया कि 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में किसी निश्चित प्रयोजन से, चाहे वो आप औपचारिक तरीके से कर रहे हो, चाहे आप अनौपचारिक तरीके से मूल्यांकन कर रहे हो, और इस दौरान में जो आप संवाद करते हैं, यानी जो आप बातचीत करते हैं, वही साक्षात्कार कहलाता है। और बात यही कही जा रही कि पहला निदान की प्रक्रिया में इन्होंने बताया यही बात कि कार्यकर्ता को समस्या का ज्ञान सेवार्थी से साक्षात्कार के द्वारा होता है, इंटरव्यू के द्वारा होता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि सेवार्थी मुख्य है। और यह बात निदान की प्रक्रिया में किस विद्वान ने कहा, तो एरिक सेंसबरी का नाम लगाइएगा। और अगर आपसे कहे कि समूह कार्य में सेवार्थी मुख्य है, जहां पे सेवार्थी एक सदस्य के रूप में भूमिका निभाता है, तब आप नाम लगाइएगा किसका, एचबी ट्रेकर का नाम लगाइएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो दोनों चीजें आप यहाँ पे समझते चलिए, एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप कॉपी पे चाहो तो मेंशन भी कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए अब यहाँ पे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप पढ़ोगे तो यही चीजें मिलेगी। साक्षात्कार के माध्यम से क्या होता है कि वह निश्चित करता है कि सेवार्थी समस्या को कैसे अनुभव कर रहा है और उसकी समस्या क्या है। बात वही है, वही बात है जो बात मैंने आपको गतिशील निदान में बताया था। गतिशील निदान में पार्लियामेंट को मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था कि सेवार्थी की समस्या का समाधान वर्तमान परिप्रेक्ष्य से खोजा जाता है। परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू, दृष्टिकोण, और वही चीजें यहां पे दी गई है। बट एरिक सेंसबरी ने एक साक्षात्कार शब्द जोड़ दिया, बस इतना काफी है आप लोगों को। दूसरी बात करते हैं यहां पर, इन्होंने कहा कि सूचना से सेवार्थी निश्चित तथ्यों और सेवार्थी की भावनाओं से प्रतिक्रियाओं का वर्णनात्मक स्वरूप संचरित करता है। अब आपको बता दूं, वर्णनात्मक का मतलब था डिस्क्रिप्टिव। कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि जो भी डेटा या जो भी आंकड़े आप लेते हैं वो डिस्क्रिप्टिव के रूप में निश्चित करते हैं या डिस्क्रिप्टिव के रूप में लिखते हैं। तब इससे हमें यह निश्चित होता है, हमें यह पता चल जाता है कि कौन कौन से कारक सेवार्थी के लिए विशेष महत्व है। अब आप कल के नहीं हो, आज आपने मान लीजिए एक रिपोर्ट बना दिया, अब आपकी जॉब संविदा पे हो या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो, आप निकल गए, फिर दोबारा कोई और आ गया, और आपने अगर डिस्क्रिप्टिव के रूप में लिखे हो तो मैं उस बच्चे की या उस सेवार्थी की, मैं उसको क्या करूंगा, फाइल को पढ़ूंगा और मुझे तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये समस्या क्या है, क्योंकि आपने एरिक सेंसबरी को फॉलो किया है। साक्षात्कार के माध्यम से समस्याओं को वहां पे आपने मेंशन किया, और किस तरीके से मेंशन किया, वर्णनात्मक रूप में मेंशन किया, डिस्क्रिप्टिव के रूप में मेंशन किया। तो 2 स्टेप हो गए। पहले स्टेप में सेवार्थी मुख्य है, जहां इंटरव्यू का सहारा लिया गया। तीसरे में इन्होंने क्या किया, डिस्क्रिप्टिव के रूप में उसकी प्रतिक्रियाओं को, रिस्पॉन्स को जाहिर कर दिया, वहां पे अपनी फाइल में लिख दिया। ठीक है, ये चीज है। अब चाहे उसके अंतर्गत वो वांछनीय व्यवहार करे या अवांछनीय व्यवहार करे। वांछनीय का मतलब होता है पॉजिटिव बिहेवियर और अवांछनीय का मतलब होता है निगेटिव बिहेवियर। तो दोनों बिहेवियर वहां पे मेंशन किए जाएंगे डिस्क्रिप्टिव। इसका मतलब ही नहीं कि केवल जो प्रॉब्लम वाली बिहेवियर है वही को मेंशन किया जाए, दोनों मेंशन करना पड़ेगा आप लोगों को। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये ऐसे प्रश्न अप्लाइड बनाए जाते हैं, यहां पर अप्लाइड प्रश्न बनाए जाते हैं, तो इस चीजों को आप ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि समस्या या कठिनाई का स्वरूप
ठीक है। विस्तार निश्चित हो जाने पर कार्यकर्ता निश्चित करता है कि सेवार्थी के जीवन और अनुभव का कौन सा क्षेत्र क्रमानुगत अन्वेषण चाहता है। मतलब उसका झुकाव किस टाइप है, किधर है उसका झुकाव, किस साइड है झुकाव। देखिए अगर हम बात करें आप लोगों से, सोशल वर्क में कई ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर मैं बात करूं, आपने नाम सुना होगा घरेलू भ्रमण, हम इसको इंग्लिश में होम विजिट का नाम देते हैं। हम उसका नाम क्या देते हैं? जी मैम, क्या कह रहे हैं आप? ओके ओके ओके, मैं उनको ज्वाइन करता हूँ। ठीक है ठीक है, ज्वाइन करता हूँ। अनुराधा पांडे, आशीष, पंकज, रजनीश, ठीक है। देखिए समय से आप सभी को मैं एक बार फिर सूचित कर दूं, आप सभी लोग जो है ना समय पर ज्वाइन हो जाया करें, क्योंकि मैं आधे घंटे पहले लिंक आप लोगों को दे देता हूं ताकि दिक्कत ना हो आप लोगों को। पहले ज्वाइन कर लीजिए, लेफ्ट कर जाइएगा, दोबारा से भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। अगर मेरी आवाज़ स्पष्ट नहीं होगी तो आप दोबारा से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों से बात करता हूँ पॉइंट नंबर 3 पर। पॉइंट नंबर 3 क्या बता रहा था आपसे कि कठिनाइयों, जो समस्याएं हैं, जो कठिनाइयां हैं, उसका विस्तार सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ता क्या कर सकता है, यहाँ पे होम विजिट कर सकता है। अब होम विजिट होता क्या है, आप इसको एक लाइन में समझ लीजिए अच्छे से। देखो सेवार्थी के घर, एक बार आप लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन करिए मैम। अगर सभी के पास मेरी आवाज़ कट रही होगी तो समझिए मेरे यहाँ प्रॉब्लम है। यदि आपके यहाँ हो रही है दिक्कत तो समझ लीजिए कि आपके यहाँ दिक्कत होगी, आप लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। देखिए यहाँ पे क्लाइंट के घर जाकर घनिष्ठ संबंध स्थापित करना होगा होम विजिट को। अब आपको तो मेडिकल सोशल वर्क में, ये नहीं कि केवल मेडिकल सोशल वर्क में, ये यूजीसी के बच्चे भी ध्यान रखें। होम विजिट में, होम विजिट का लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप सेवार्थी के घर जाओगे, घनिष्ठ संबंध स्थापित करना होगा। और ये घनिष्ठ संबंध स्थापित करने का मतलब ये होता है कि आपको डेटा आसानी से मिल जाता है, और डेटा के साथ साथ आप उस सेवार्थी के साथ सही तरीके से काम भी कर पाते हैं। तो घनिष्ठ संबंध स्थापित करना उस समय बहुत आसान हो जाता है जब केस वर्क या ग्रुप वर्क या कम्युनिटी वर्क का जो कार्यकर्ता है वो सेवार्थी के भ्रमण परिवेश का मतलब होता है पर्यावरण, जो होम विजिट कर रहे हो उसके पर्यावरण को देखकर उसकी सोच और व्यवहार को प्रभावित करने वाली जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी आपके पास अच्छे से मिल जाती है। पड़ोस के साथ कैसा बिहेवियर कर रहा है वो, माँ बाप या पेरेंट्स के साथ कैसा बिहेवियर कर रहा है वो, अपने भाई बहनों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है वो, घर में कैसा, ये सारी जानकारी मिल जाती है। तो समस्याएं हमें और स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है वहां पर, तब हमें और अच्छे से काम करने में आसानी होती है। तो ये एक पार्ट है। अगर मैं आपसे बात करूं, ये जो पार्ट मैं आपको बता रहा हूं, ये पार्ट है सोशल वर्क का। होम विजिट भी, होम विजिट करना पड़ता है। आप अगर प्रैक्टिकल किए होंगे किसी एनजीओ में जाके, जब डेटा नहीं मिलता होगा तो आपके माइंड में एक विचार आता होगा कि हम कहीं इसके घर से जाएंगे तो और अच्छे से डेटा मिल जाएगा, क्योंकि आपको केस हिस्ट्री लेनी पड़ती है ना वहाँ पे। केस हिस्ट्री माँ बाप ही अच्छे तरीके से दे सकते हैं, कोई थर्ड पर्सन नहीं दे सकता है, कोई टीचर नहीं दे सकता है, कोई एनजीओ का कोई मैनेजमेंट का कोई वहाँ पे जो कोई सदस्य है काम कर रहा है वो नहीं दे सकता है ना डेटा आपको। तो सेवार्थी के जीवन और अनुभव का कैसा क्षेत्र है ये जानकारी हमें मिल जाती है वहाँ से। जिस विद्यालय में वो अध्ययन कर रहा है वहाँ पर भी आपको जाना चाहिए। अब अगर आप एम्स में लग गई, नौकरी लग गई, कोई अगर क्लाइंट आया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एम्स में ही पड़े रहोगे। हो सकता है आपको उसके घर पे भी जाना पड़े, समस्याओं को सुलझाना है ना, क्योंकि मेडिकल सोशल वर्कर हो आप। अब ये तो अलग की बात है कि आप ओपीडी में काम करने लगे रह के, जो कि ऐसा तो उसके अंतर्गत आता ही नहीं है सारी चीज़ें। फिर पॉइंट नंबर 4 कहता है आपसे कि आंकड़ों का कार्यात्मक स्वरूप प्रदान करना है आपको, और आंकड़ों के अंतर्गत विचार, भावनाएं, घटना और प्रत्युत्तर, सेवार्थी का अनुभव, प्रभाव, पूर्ण कारक और प्रक्रियाओं के संबंध में आदि तत्वों को शामिल करना चाहिए। तो मतलब आप ये कह लीजिए कि जितनी भी चीजें हैं जो आपको सेवार्थी से डेटा मिल रहा है उनको आप शामिल कर लीजिए, बस यही चीजें। तो मैं आपसे कहूंगा, अगर पेपर में पूछे इरिक सेंसवेरी का निदान के चरण कितने बताएं, तो पहला जवाब 4 होना चाहिए। और पार्लियामेंट के निदान की प्रक्रिया यानी डायग्नोसिस, प्रोसेस ऑफ डायग्नोसिस के जो स्टेप है कितने बताएं, वो आपको 4 बताएं। इन दोनों चीजों को एक साथ समझने का प्रयास करिएगा आप सभी लोग। मैंने लेफ्ट करके दोबारा भी ज्वाइन कर दिया है। सॉरी, ये 4 नहीं होगा, 3 होगा। क्या मेरी आवाज सभी के पास ब्रेक हो रही है? एक बार स्पष्टीकरण करें।
नहीं सर, हमारे पास आ रही है। देखिए मैम, तो फिर आपके यहाँ दिक्कत आ रही है। क्लियर है। हाँ, अगर मेरी आवाज सभी के पास ब्रेक होती है तो मेरे यहाँ से दिक्कत आती है ना। तो आप समझिए यहाँ पे कि एरिक सेंसवेरी ने डायग्नोसिस की जो प्रोसेस बताए हैं वो 4 बताए हैं, और पार्लियामेंट ने अगर बताए हैं तो 3 बताए हैं। पार्लियामेंट से प्रश्न पूछा गया है। पार्लियामेंट के हैं 3, कौन कौन से? डायनेमिक डायग्नोसिस, कॉपी में चाहो तो नोट कर सकते हो, जिसको गतिशील निदान कहते हैं। दूसरा है क्लिनिकल डायग्नोसिस, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्लिनिकल को ही नाम देते हैं। आप इसको उपचार भी कह सकते हो, उपचार भी बोल सकते हो। तीसरा मैंने आपको इटियोलॉजिकल बोला है। इटियोलॉजिकल बेसिकली करणात्मक निदान को बताता है, जहां पे रिप्रेजेंट होता है एक प्रकार से करणात्मक में भूतकाल। भूतकाल। और एक पेपर पूछता है, यहां से जब प्रश्न बनता है, कहता है कि निम्न में से कौन सा नहीं है, तो आप चाहो तो लिख लीजिए गोला बना के गेस्टाल्ट, और यही ऑप्शन में आता है, गेस्टाल्ट नहीं है इसका। और 4 आपका एरिक सेंसवेरी का है। एरिक सेंसवेरी में ये स्टेप नहीं पूछे जाएंगे, आपको एक पॉइंट बना के पूछा जाएगा। तो आप याद रखिएगा, पहले में साक्षात्कार होगा जहां पे सेवार्थी को मुख्य माना गया। दूसरे में डिस्क्रिप्टिव होगा, जहां पे डिस्क्रिप्टिव का मतलब होगा एक प्रकार से वर्णनात्मक प्रक्रियाओं को संचालित किया है। तीसरे में कठिनाइयों या उसकी समस्याओं को देखा जाता है, जहां पे भूमिका होती है होम विजिट की, है ना। चौथा जो आपका आता है वो सही तरीके से जो कार्यात्मक स्वरूप है उसका, जो एक फंक्शनल जो दृष्टिकोण है, पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको हम लोग क्या करते हैं, सेवार्थी को अनुभव के रूप में प्रोवाइड कराते हैं, खुद करके वो देखे। लर्निंग बाय डूइंग एक प्रकार से आप यहाँ पे समझ सकते हो। जो डेटा होते हैं वो डेटा, चाहे वो आंतरिक डेटा हो चाहे वो बाहरी डेटा हो, उन डेटा, दोनों डेटा को शामिल करेंगे। यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि आप होम विजिट करने गए हो तो केवल इंटरनली ही जो फैक्ट मिल रहे हैं उन्हीं को हमें शामिल करना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं। आपको सारे फैक्ट शामिल करने पड़ेंगे, बाह्य की फैक्ट भी और आंतरिक फैक्ट भी, दोनों फैक्ट आपको शामिल करने पड़ेंगे आपको अपने डेटा में। ये एरिक सेंसरी का था। बस ये बातें आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए और आगे देखिए, केशवर्क में एक मूल्यांकन का भी चरण आता है। मेरा एक सवाल है आप सभी बच्चों से, जरा मुझे बताएं मूल्यांकन कहते किसे हैं? मूल्यांकन किसे कहा जाता है? क्या जवाब आपका आना चाहिए? सिंपल सब। करने के बाद मतलब इवैल्यूएशन के बाद सर जब हम अपने पूरे कार्य को देखते हैं तो उसको मूल्यांकन करना कहते हैं कि हमारी कहाँ तक हम पहुंचे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा टॉपिक है। बिल्कुल। देखिए, अगर मैं बात करूं इवैल्यूएशन के बारे में, मेरी बातों को आप बहुत बढ़िया से समझिएगा, बहुत अच्छे से, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये मूल्यांकन। ये प्रश्न में आता है मूल्यांकन को लेकर। अगर समझ गए तो अच्छी बात है। आप लोगों ने अपने अपने शब्दों में सही बताया कि मूल्यांकन बेसिकली अगर देखा जाए तो मूल्य प्लस अंकन। अगर हम इसका देखो, जब भी कभी सोशल वर्क में अगर कोई प्रश्न नहीं आता है, संधि विच्छेद कर दो और संधि विच्छेद करके उस प्रश्नों के अर्थ को समझो। और जिस दिन प्रश्न का अर्थ आप समझ गए, ये 110% मैं गारंटी देता हूं, प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, केवल आपको अर्थ को समझना है। मूल्य प्लस अंकन का होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब जहां मापन जहां किसी वस्तु या व्यक्ति के गुणों को अंक प्रदान करता है, वहीं मूल्यांकन उन अंकों का विश्लेषण कर देता है और उनकी तुलना दूसरों से करके एक सर्वोत्तम या एक सर्वश्रेष्ठ वस्तु या व्यक्ति का चयन करने लगता है। आप समझ रहे होंगे मैं किस तरफ चल रहा हूं मूल्यांकन के। तो मूल्यांकन अगर आपसे कोई परिभाषा पूछे तो मूल्यांकन बेसिकली क्या है? अधिगम या लर्निंग, या आप ये कह लीजिए क्रिया करने की गतिविधि या एक्टिविटी, उन अधिगम की उपलब्धि का पता लगाता है, कार्यों का पता लगाता है। आपका जो प्रकारात्मक कार्य था, जो फंक्शनल वर्क था आपका, उसका पता लगाता है ये मूल्यांकन। हमारा काम तो यही होता है मूल्यांकन में, हम लोग यही पता लगाते हैं, है ना। तो मूल्यांकन क्यों जरूरी है, एक बात ये भी ध्यान रखना। सोशल वर्क कहता है आपसे कि मूल्यांकन क्यों जरूरी है। मूल्यांकन, इवैल्यूएशन एक प्रक्रिया है मैम, और जिसके द्वारा हम सेवार्थी के प्रगति का स्तरों का पता लगाते हैं। हम मूल्यांकन से क्या पता लगाते हैं? हम उसकी प्रगति के लेवल को पता लगाते हैं मूल्यांकन से। इवैल्यूएशन बेसिकली काम करने को और लर्निंग को सरल और सुगम बनाता है, एकदम इजी कर देगा और एकदम सरल कर देगा। एक प्रकार से आप कहिए कि सबसे गहन तरीके से सुगम बनाने की प्रक्रिया अगर कोई मानी जाती है तो मूल्यांकन ही एक अवस्था मानी जाती है ना।
और मूल्यांकन से यह पता लग जाता है कि सेवार्थी कहाँ पर समझता है और कहाँ पर नहीं समझता है। तो सेवार्थी को समझने में अगर असमर्थ है कहाँ पर, वो मूल्यांकन से पता चलेगा, है ना। तो बहुत सरल है, ये आप भली भांति तरीके से जानते हैं। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, मूल्यांकन दो टाइप के होते हैं हमारे यूजीसी में, या मेडिकल सोशल वर्क की बात मैं करूं सोशल वर्क में, तो दो ही टाइप के मूल्यांकन होते हैं। एक होता है रचनात्मक मूल्यांकन और एक होता है योगात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन जो होगा उसको हम मूल्यात्मक मूल्यांकन भी बोलते, सॉरी, उसको हम बोलते हैं निर्माणात्मक मूल्यांकन भी। अब इसको समझिए कि रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, यहां पे समझिए। देखिए रचनात्मक मूल्यांकन, पहले इसको समझिए, केवल समझिए अच्छे से, ध्यान से बस। यहां सेवार्थी के विकास में लगातार प्रतिपुष्टि होती है। अब यहां पे सामाजिक कार्यकर्ता क्या करता है, कोई क्रिया कर रहा होता है, क्रिया के दौरान, क्रिया का मतलब ये हुआ कि उसके साथ काम कर रहा है वो, और उस काम करते समय सोशल वर्कर उस दौरान यह जांच करता है कि सेवार्थी ने जो उसका एटीट्यूड है, जो उसकी अभिवृत्ति है और जो ज्ञान है, उस ज्ञान को कितना प्राप्त हुआ है। ये कार्य करते समय करता है रचनात्मक में। लेकिन वहीं एक बात आता है योगात्मक में, देखो ये कार्य के दौरान है। अब ध्यान समझिएगा एक एक पॉइंट, केवल कीवर्ड्स को। यहां कहता है मूल्यांकन योगात्मक में, योग का मतलब क्या होता है, टोटल निकाल दो, और योग का मतलब टोटल हो गया, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह सत्र की समाप्ति के बाद होगा। जब सत्र की समाप्ति होगी तब होगा। भाई क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, बोलिए जरा एक बार, बात समझ। हाँ हो रहा है। तो ये सत्र की समाप्ति के बाद होगा, और यह मूल्यांकन के अंतर्गत सामाजिक कार्यकर्ता जांच करता है कि सेवार्थी के ज्ञान को किस सीमा तक वो प्राप्त है और कितनी सीमा उसके अंतर्गत प्राप्त नहीं हुई है। मतलब ये कि अगर आपने मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो मैं एक दिव्यांग व्यक्ति है, उस दिव्यांग व्यक्ति को लाल रंग की पहचान करना सिखा रहा हूं, और ये बच्चा जो है मॉडरेट लेवल का है, जिसकी आईक्यू 35 से 50 होती है, 34 से 50, सॉरी 35 से 49 होती है जिसकी आईक्यू, टर्मन ने बताया था। तो अगर मैं आपसे बात करूं, अब लाल रंग में बता रहा हूं उसे, अब 5-6 बार बताया उसको, बच्चे को, दिव्यांग बच्चे को 5 से 6 बार में एक बार वो सही बता दिया। अब ये प्रक्रिया मैंने लगभग 1 सप्ताह चलाया, और उसके बाद मुझे इवेल्युएट करना है अब, क्योंकि अब मैं समझता हूं कि लाल रंग बच्चा पहचान गया है। अब जब मैं उसका सामान्यीकरण करने लगा, जनरलाइजेशन जब करने लगा, तो उस जनरलाइजेशन में मुझे पता ये चला कि उसके अंदर कुछ समस्याएं होने की वजह से, समस्या ये थी कि वो अटेंशन कम दे रहा था, ये समस्या थी। और अटेंशन कम देने की वजह से वह 90% सीखा और 10% नहीं सीख पाया। तो आप निष्कर्ष के जाइए, निष्कर्ष में, और वहां पे लिख दीजिएगा, अपने फाइल में निष्कर्ष में लिख दीजिएगा, अपने हाथों से रिटन कर दीजिएगा कि इस सेवार्थी के अंदर जो है प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर होने के कारण, समस्यात्मक व्यवहार होने के कारण वो 10% नहीं सीखा। इस तरीके का आप वहां पे निष्कर्ष में मेंशन कर सकते हैं। ये प्रक्रिया आप लिख सकते हैं। और ये कब लिखेंगे, ये योगात्मक में लिखेंगे, क्योंकि आप सत्र को बंद कर रहे हैं। अब ये नहीं कि आप इसमें रचनात्मक मूल्यांकन में कर देंगे, और अगर ये लिख देंगे और मुझे फाइल मिल जाएगी तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने इसका योगात्मक मूल्यांकन कर दिया है। मैं ये नहीं समझूंगा कि रचनात्मक मूल्यांकन किया। अगर बीच बीच में आप वक्त जैसे लाल रंग की पहचान करवा रहे हैं, उस दौरान अगर आप करके अगर समस्या आ रही है, तो वहां पे अगर आप मेंशन करेंगे टास्क के अंतर्गत ना, तब मैं समझूंगा कि ये रचनात्मक कर रहे हो। जब टास्क पूरा समाप्त हो गया है और बाद में कर रहे हैं, तब मैं समझ जाऊंगा कि आपने योगात्मक मूल्यांकन कर दिया। ठीक, ये चीज आप ध्यान रखिएगा यहां पर। उसके बाद एक आता है निदानात्मक। देखो एक कभी कभी निदानात्मक मूल्यांकन भी हमें देखने को मिलता है, तो आप इसे भी चाहो तो मेंशन कर लो, निदानात्मक मूल्यांकन भी। अब ये क्या होता है, इसको समझो। इस मूल्यांकन में जब काम करते हैं आप, उस काम के साथ साथ मूल्यांकन में यह पता लगाया जाता है कि सेवार्थी कार्य के दौरान असफल होते हैं, तो उन विद्यार्थियों को या उन सेवार्थियों को असफलता के कारण का पता लगाया जाता है, और यही पता लगा के आपको लिख देना है।
तो देखिए अब यहाँ पे आप कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर फिर हम योगात्मक इसको समझे कि निदानात्मक समझे। बात को समझिए यहाँ पे, यदि मैं समझिएगा ध्यान से, मैंने यही चीजें योगात्मक में बोला है और यही बात निदानात्मक बोल, लेकिन अंतर समझो। अब इसके अंतर्गत निदानात्मक में आपको नीचे मैनेजमेंट भी लिखना होगा। एक शब्द ध्यान रखिएगा, मैनेजमेंट लिखना होगा। लाइक समस्या जो है उस समस्या के दृष्टिकोण का निदान भी आपको नीचे मेंशन करना होगा, तब मैं समझूंगा कि निदानात्मक मूल्यांकन। अदरवाइज मैं इसको भी रख लूंगा योगात्मक में ही। इसलिए तीनों बातें को ध्यान में रखिएगा। यह है मूल्यांकन, यह है मूल्यांकन, इसको बोलते हैं इवैल्यूएशन। यदि आपको अच्छे समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिए, मैं बता भी देता हूं अभी किसी को भी बच्चों को। जी क्या कह रहे हैं सर? अस्पष्ट एक बार फिर से मैं बता दूं? जी सर। ओके सर, ठीक है, ध्यान सुनिए। देखिए सर, रचनात्मक मूल्यांकन में जब आप काम करते रहेंगे, रचनात्मक मूल्यांकन में जब आप काम करते रहते हैं लगातार, उस दौरान आप उसका ज्ञान जानना चाहते हैं, उसका एटीट्यूड जानना चाहते हैं, उसका लर्निंग जानना चाहते हैं, तो वो रचनात्मक मूल्यांकन होगा। काम करते करते समय, जैसे मैं आपके साथ काम कर रहा हूं, मैंने आपसे यह प्रश्न पूछ लिया, मैंने प्रश्न पूछा कि पार्लियामेंट के कितने निदान के प्रकार है। मैंने देखो पढ़ाते पढ़ाते पूछ रहा हूं आपसे, तो आपने कहा 3 प्रकार है। भाई कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी बच्चे ने कहा था कि नहीं 4 प्रकार है, इरिक सेंसबरी का नाम बता देता हूं वहां पे, तब मैं कहता नहीं ये इरिक सेंसबरी का है, ये रचनात्मक मूल्यांकन कर रहा हूं आपके साथ। अब ये टॉपिक केस वर्क के पॉइंट का, अगर मैं केवल समाज कार्य की अगर प्रक्रिया पढ़ा रहा हूं, प्रोसेस ऑफ सोशल वर्क, अगर मैं इसको समाप्त कर देता हूं और उसमें अगर मैं आपसे टोटली मैं एमसीक्यू करूंगा और फिर पूछूंगा आप लोगों से, और यदि आप नहीं बता पाएंगे तो मैं आपको वहां पे समझने की कोशिश, आप लोग ये समझने की कोशिश करिएगा फिर कि रीजन क्या था। शायद आपने ये सोशल प्रोसेस सोशल वर्क जो है सही से नहीं पढ़ा है, और मैं इसको मेंशन कर दूंगा। तो ये सत्र के लास्ट में होता है, सत्र के लास्ट में जब प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो ये सत्र के लास्ट में होगा। और मैंने डायग्नोसिस नहीं लिखा, मैनेजमेंट नहीं लिखा है, मैं आपको योगात्मक मैनेजमेंट नहीं लिखूंगा, लेकिन जब निदानात्मक होगा ना, यहां पे ये प्रक्रिया योगात्मक की चलेगी, इसमें प्लस रहेगी। प्लस में एक चीज जुड़ी हुई है, मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में आपको ये दे दिया कि आप दोबारा से सोशल वर्क का प्रोसेस जो है अच्छे से पढ़ें, तो आपको ये आ जाएगा। मैं ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया और ये आपका निदानात्मक हो जाएगा। बस यही चीज है इसका, तीनों का अंतर। तो हम निष्कर्ष वगैरह इवेल्युएट वगैरह यहाँ पे करते हैं, ठीक है। ठीक है ना, ये आपका मूल्यांकन हो जाएगा। अब स्पष्ट हुआ सर? मैम बताइए एक बार। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे एक शब्द और आता है डायनेमिक डायग्नोसिस के बारे में। डायनेमिक है वही गतिशील है, जहाँ पे वर्तमान चीज़ों की बताया गया है। मैंने आपको बता रहा था अभी भी कि भाई क्या समस्याएं हैं, क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं, कहाँ से ये सारी चीज़ें आई हुई हैं, ठीक है। इन समस्याओं का कैसे उपचार किया जा सकता है, मतलब टोटली मिला जुला के सेवार्थी की समस्या का समाधान वर्तमान दृष्टिकोण से खोजा जा रहा है। बस वही चीज़ें यहाँ पे डायनेमिक डायग्नोसिस हो जाता है। और ये डायनेमिक डायग्नोसिस की बात अगर हम लोग करते हैं, पार्लियामेंट का ही है। अच्छा, डायनेमिक एक ग्रुप है, कौन बच्चा बताएगा? डायनेमिक ग्रुप बोलिए। गतिकीय निदान, गतिकीय समूह, कर्ट लेविन। शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये फैक्ट हैं, ये आपको नोट कर लेना चाहिए, है ना, ये नोट कर लेना चाहिए। वही प्रक्रिया है। नैदानिक निदान वही है जहां पे हम लोग उपचारात्मक की बात कर रहे थे, जहां मैं आपको बता रहा था परिस्थितिजन स्थितियों को देखते हुए निदान की प्रक्रिया को अपनाई जाती है, वो बेसिकली नैदानिक निदान कहलाता है ना। वही चीजें यहाँ पे जो मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। और एटियोलॉजिकल निदान, जहां मैंने कालात्मक निदान की बात किया था, जहां सेवार्थी की समस्या का समाधान भूतकालीन घटनाक्रम में ढूंढने का प्रयास करते हैं, वो एटियोलॉजिकल निदान कहलाता है। वही चीजें यहाँ पर आ रही हैं सारी की सारी। बस ये चीजें हमने देख लिया, आगे बढ़ेंगे। अब निदान की प्रक्रिया में ये देखिए चरण दिए गए हैं कुछ। अब ये चरण से आपको गुजरना पड़ेगा। अब देखिए थोड़ा देखिए, निदान की प्रक्रिया में अगर हम उसके स्टेप की बात करते हैं तो पार्लियामेंट का नाम आता है और एरिक सेंसबरी का नाम आता है, तो वो हमें पता है। एक कॉमन होता है
जो कारण हम जानने का प्रयास करते हैं निदान की प्रक्रिया में, जिसे तथ्यों को संकलन करना हमें है, मतलब फैक्ट को क्या करा, कलेक्ट करना है, कलेक्ट ऑफ जो फैक्ट होंगे ना, जो जो तथ्य होंगे उसको हमें क्या करना है, कलेक्ट करना है, आंकड़ों को हमें लेना है। तो कार्यकर्ता क्षेत्रीय हो या प्रलेखीय स्रोतों का उपयोग करते हुए सेवार्थी की समस्या और व्यक्तिगत और सामाजिक सांस्कृतिक पक्षों का अध्ययन करेगा, वही बेसिकली तथ्यों का संकलन कहलाता है। तो वो कहाँ से सामाजिक सांस्कृतिक जो भी पक्ष होगा उसका अध्ययन करेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि केवल सामाजिक और सांस्कृतिक ही पक्ष होगा, वहां पे नैतिक पक्ष भी हो सकता है, भाषाई पक्ष भी हो सकता है, शारीरिक पक्ष भी हो सकता है, मनोसामाजिक पक्ष भी हो सकता है। जितने भी पक्ष हैं सारे पक्षों को आप रख सकते हो। डेटा कहीं से भी मिले, आपको अर्जित करना है, आपको अपने फाइल में डिस्क्रिप्टिव में वर्णनात्मक में लिखना होगा, और ये लिखना चाहिए। ये निदान की प्रक्रिया कहती है आपकी, ये होना चाहिए। और नहीं होगा तो फिर उस सेवार्थी का सही तरीके से आप समाज की मुख्य धारा से जोड़ ही नहीं पाएंगे, मिनिस्ट्री में ला ही नहीं पाएंगे आप उसे, आधे अधूरे काम हो जाएंगे। फिर तो वो तथ्यों का मूल्यांकन होगा, जाहिर सी बात है, कितने तथ्य सत्य हैं कितने तथ्य सत्य नहीं है, इनका मूल्यांकन होता है ना। अब ये व्यक्तित्व का मूल्यांकन हो जाएगा, पर्यावरण का मूल्यांकन हो जाएगा, है ना, ये चीज़ें हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए पार्लियामेंट का 3 निदान आ जाएगा, गतिशील है, क्लिनिकल है, कलात्मक निदान है, यहाँ पे लिखा गया है, ये इसकी परिभाषा दी गई है। ठीक है, तो यहाँ आपका ये जो टॉपिक है निदान आपका समाप्त हुआ। हम सीधा चलेंगे उपचार पे। अब हम उपचार पे बढ़ेंगे आगे। समाप्ति आ गया, ये समाप्ति अनुवर्ती आ गया। देखिए मैं आपको एक उपचार बता दूं पहले यहाँ पे बीच में, ठीक है। देखिए उपचार क्या होता है, ध्यान देने वाली बात ये है आप सबके लिए, उपचार प्रविधियों पर आधारित है। समझिए, अभी मिलेगा आपको आगे भी, थोड़ा सा मैं बेसिक समझाना चाहता हूँ। जब आप केस वर्क करते हैं, ग्रुप वर्क करते हैं, कम्युनिटी वर्क करते हैं, ऐसी प्रक्रिया के दौरान हमें उपचार लगाना जरूरी है, ट्रीटमेंट करना जरूरी है हमारे लिए। यह एक ऐसा प्रारूप है उपचार जहां सेवार्थी के साथ मिलकर सामाजिक कार्यकर्ता उपचार में उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करता है, ताकि भाई केस वर्क या ग्रुप वर्क या कम्युनिटी वर्क की प्रक्रिया में जो प्रारंभिक अवस्था है, उस अवस्था में सेवार्थी में यह समझ लिया जाना चाहिए कि उसकी समस्याएं क्या है। और जब समस्याएं आपको समझ में आ गई है तो जाहिर सी बात है आपको उपचार करना पड़ेगा। और ये उपचार क्यों जरूरी है हमारे लिए? भाई हम इसलिए उपचार करते हैं कि सेवार्थी के सामाजिक स्तर को बढ़ाया जा सके। हम उपचार इसलिए करते हैं, ट्रीटमेंट हम इसलिए करते हैं कि सेवार्थी का आत्मविश्वास को बढ़ाया जाए, ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो सके। हम उसके व्यक्तित्व में इस प्रकार से सुधार लाते हैं ताकि वह सामाजिक परिवेश में स्वयं को समायोजित कर ले, इंडिपेंडेंट हो जाए। हम इसीलिए ट्रीटमेंट करते हैं। हमारा काम है कि सेवार्थी को सक्षमतावान बना देना, सक्षम बना देना, उसे उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ा देना। सामाजिक रूप में जो विघटित हो रहा है, जो विघटन की प्रक्रिया आ रही है, उसको रोक दे, उससे बचाएं विघटन की प्रक्रियाओं से। ये हमारा करने का तरीका यही है उपचार। हम उपचार इसीलिए करते हैं, ट्रीटमेंट हम इसीलिए करते हैं। उपचार में मैं आपको नाम बताऊं, एक नाम आता है गार्टन हैमिल्टन। अब उपचार लिख लिए तो हैमिल्टन का भी नाम लिख लेना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि मैं बता रहा हूं जब भी हैमिल्टन का नाम आएगा वो उपचार को ही लेकर आएगा। जब भी निदान का नाम आएगा, पार्लियामेंट रिचमंड का नाम आएगा। अब एक नाम और आज आप लोगों ने देख लिया है, एरिक सन्सबरी का नाम भी देख लिया आज आप लोगों ने, इनका नाम आता है निदान में, है ना। मनोसामाजिक अध्ययन कोई ऐसा नहीं कि कोई सी विद्वान का दिया गया, लेकिन एक कॉमन सेंस के आधार पे आप लगा सकते हो। जहां से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं मैं आपको बता रहा हूं सारी चीजें। अब उपचार में गार्टन हैमिल्टन महोदय कम नहीं थे। इन महान भाव ने इतने सारी विधियां दे दिया समाज कार्य में कि इन विधियों को 2 भागों में डिवाइड के माध्यम से कहा कि आप जो है उपचार कर सकते हो। कैसे कैसे उपचार करोगे, 2 तरीके से बताए उपचार करने के लिए। इन्होंने कहा कि भाई आप व्यवहारिक सेवा प्रोवाइड करा दीजिए, तो उस तरीके से आप उपचार कर देंगे। और दूसरा इन्होंने कहा कि आप प्रत्यक्ष तरीके से प्रोवाइड करा दीजिए। अब देखिए एग्जाम में आपको एक और नाम आता है पेपर में, फ्लोरेंस होलिस का नाम। फ्लोरेंस होलिस सुना है इनके बारे में? इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला है कि समाज कार्य जो है बेसिकली 2 तरीके से काम करता है। एक तो ये प्रत्यक्ष रूप की अवधारणा में और एक तो अप्रत्यक्ष रूप की अवधारणा में।
लेकिन ये समाजकारी काम करता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में। लेकिन आप देखिए, समझते जाइएगा। लेकिन मैं यहां पे हैमिल्टन का नाम ले रहा हूं। हैमिल्टन ने एक को बोला व्यवहारिक, किसी किसी किताब में आपको मिलेगा यही मिलेगा आपको अप्रत्यक्ष व्यवहारिक वाला। और फिर इन्होंने कहा, ध्यान दीजिएगा, ये उपचार रहेगा, पता चले कि आप समाज काल लगा दिए। और यहां पर एक था प्रत्यक्ष उपचार। ध्यान दीजिएगा, जो अप्रत्यक्ष होगा वो व्यवहारिक तरीके से होगा। अब ये कैसे होगा, थोड़ा सा एक लाइन में समझने का प्रयास करिए आप लोग। जो व्यवहारिक होता है, इसमें सेवार्थी की व्यक्तिगत क्षमता को देखा जाता है बस, और उनके साधनों का मूल्यांकन किया जाएगा और तथ्यों का प्रयोग करके उस व्यक्ति को व्यवहारिक माध्यम से उसको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। ये प्रत्यक्ष होता है, जहां आप व्यक्तिगत क्षमताओं और साधनों का मूल्यांकन करते हैं सेवार्थी की। बात आती है फिर प्रत्यक्ष में क्या होगा सर। प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट। इसका मतलब कि यहां पे आपको बता दूं, सेवार्थी की संवेगात्मक संतुलन को बनाए रखना है, सेवार्थी की जो मनोवृत्तियां हैं उसको स्पष्ट करना है, और उनमें जो अपेक्षित परिवर्तन या समृद्धि लाने का जो प्रयास आप करेंगे वो आप प्रत्यक्ष में करेंगे, और व्यवहार के माध्यम से जो करेंगे वो अप्रत्यक्ष में करेंगे, और प्रत्यक्ष में जो काम करेंगे वो परिवर्तन को बात करें तो उसके एटीट्यूड, उसके संवेग, उसकी मनोवृत्तियां, ये भूमिकाएं निभाती हैं प्रत्यक्ष ट्रीटमेंट में। तो हैमिल्टन देखिए, अब इसके अंतर्गत पेपर में ये नहीं पूछा जाएगा कि बताइए हैमिल्टन का व्यवहारिक क्या है, हैमिल्टन उपचार ने प्रत्यक्ष उपचार क्या बोला, ये नहीं पूछा जाएगा। बट आप जान लो कि ये चीजें होती हैं, लेकिन दो ही टाइप का जो है उपचार बताया है हैमिल्टन ने। और हैमिल्टन अभी तक शांत नहीं हुआ है, ये तो उसके टाइप, उसके उपचार करने के दो तरीके थे, इसकी प्रविधियां देखो कितनी है, मेथड। और याद रखिएगा, ये जो प्रविधियां हैं, जो मेथड्स हैं, ये जरूरी नहीं कि केवल आप केस वर्क में ही शामिल करें, ये आप ग्रुप वर्क में भी शामिल कर सकते हैं, कम्युनिटी वर्क में भी शामिल कर सकते हैं। और क्या क्या शामिल करेंगे, यह चाहो तो आप एक एक लाइन करके लिख सकते हो। एक तो इन्होंने समवेषण का नाम बताया, समन्वेषण का नाम बताया। समन्वेषण क्या होता है, यह बेसिकली इसका जो प्रयोग होता है उपचार के दौरान में हम करते हैं, जहां कार्यकर्ता में आत्मबोध और सेवार्थी को आकलन और संबल को मिलाता है। समन्वेषण संबल को मिलाता है। और साधारण शब्दों में अगर समझने का आप प्रयास करें तो देखो, संबल क्या होता है पहले समझने की कोशिश करिए आप सभी लोग। संबल का अर्थ जो होता है वो उसके एटीट्यूड और क्रियाकलाप में जो है संश्लेषण को करता है, संश्लेषण को करता है। देखो, एक विश्लेषण होता है, एक जो है संश्लेषण होता है। विश्लेषण में अगर हम बात करें तो हम भागों को अलग अलग कर देते हैं, विश्लेषण कर देते हैं। जिससे हमने कोई टास्क लिया, कोई लक्ष्य लिया, और उन लक्ष्यों को हमने छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया, वो विश्लेषण हो जाता है, अलग अलग कर दिया। मान लो डेटा आपने ढेर सारे लिए, 10 डेटा लिए, 10 डेटा को आपने अलग अलग कर दिया, वो विश्लेषण हो जाएगा। अब जहां पे कलेक्शन वाली बात आ जाती है, कलेक्शन वाली, विश्लेषण नहीं करना है आपको, लेना है डेटा, कलेक्ट करना है, वो आपका संश्लेषण हो जाएगा। तो संश्लेषण में चाहे आप मनोवृत्ति का क्रियाकलापों के लिए, तो वो संबल की प्रक्रिया होती है। संबल बेसिकली क्या होता है, सेवार्थी में आशा और विकास करने के लिए आदर और सम्मान की भावना को मोटिवेट करता है। संबल देखो, एग्जाम में संबल शब्द भी आते हैं, संबल है ना, वो बेसिकली यूज होता है। ये बेसिकली जो अस्थाई पर्यावरण होता है, अस्थाई पर्यावरण का मतलब आप समझ रहे हैं। आज कभी यहाँ आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं कनाट प्लेस में, तो पता चले तो कहीं आप राजेंद्र प्लेस में कर रहे हैं, कहीं चला कटवरिया सराय, मुनीरका, इंदरलोक, ये प्रोवाइड करा रहे हैं यहाँ पे। ये बेसिकली मैं एक जगह का नाम बता रहा हूँ जो दिल्ली में है ना। पता चले आप लोग दिमाग लगा रहे हैं कि ये खोज रहे हैं कि युग्नो की बुक में कहाँ लिखा है, ये सब नहीं लिखा है। तो उसी तरीके से ये अस्थाई पर्यावरण, आज यहाँ ट्रीटमेंट कर रहे हैं अपनी जगह, तो कल प्लेस कर दिया चेंज, वहां पहुंच गए। तो पर्यावरणीय दबाव के माध्यम से सेवार्थी को सहायता और सहारा देना एक प्रकार से होता है, वो अस्थाई पर्यावरण होता है, वो अस्थाई। अभी आपको बात करो, जो रेलवे पटरी के आसपास जो रहते हैं झुग्गी झोपड़ी वाले लगा के, आज वहां अगर पानी आ गया तो वहां से कहीं और चले जाएंगे। तो क्या इसका मतलब उस क्लाइंट को, अगर आप वहां पे जा रहे थे, उसको आप
प्रोवाइड करा देते हैं सोशल वर्क या ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क, क्रेश वर्क, जो भी, और वहाँ चला जाएगा, किसी और जगह चला जाएगा, तो इसका मतलब थोड़ी ना आप उसे छोड़ दोगे, तो दूसरे पर्यावरण में जाइए आप, तो वहाँ आप संबल लगा रहे हो। ये अगर आप वहाँ जाके काम कर रहे हो ना, तो वो संबल टेक्निक है एक, इसका प्रयोग कर रहे हो वहाँ पे आप। वहाँ का हो सकता है वातावरण कुछ और हो सेवार्थी के लिए, वो यूज कर रहे हो आप, है ना। इस चीज को आप ध्यान रखिए, उसको संबल कहते हैं। और संबल की जो प्रक्रिया बेसिकली हम देखने को मिलती है, वो समन्वेषण में मिलती है। किसमें मिलती है? समन्वेषण में मिलती है, समन्वेषण में मिलती है। याद रखिएगा, इसमें आत्मबोध और सेवार्थी की समस्या को स्पष्टीकरण किया जाता है समन्वेषण में। इस प्रक्रिया में लक्ष्य निर्देशित प्रश्नों के द्वारा अंतर्निहित तथ्यों की जानकारी प्राप्त की जाती है। और ध्यान दीजिएगा कि वैज्ञानिक और व्यावसायिक प्रक्रिया भी काम होता है। तो समन्वेषण विधि का प्रयोग अध्ययन की सफलता के लिए किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अध्ययन आपको अगर सफल करना है तो समन्वेषण को यूज करिए। इसका उद्देश्य यह है कि किए जाने की स्थिति में इस प्रक्रिया के द्वारा कार्यकर्ता और सेवार्थी के जो संबंध होंगे, उन संबंधों में अधिक घनिष्ठता और विश्वसनीयता लाती है, उसको समन्वेषण कहते हैं। और घनिष्ठता और विश्वसनीयता जिस दिन आपको सेवार्थी के बीच में दिखने लगे, आप ये समझ जाइएगा कि आपने समन्वेषण जैसी प्रक्रिया को संचालित कर दिया है। समन्वेषण जैसी प्रक्रिया को आपने संचालित कर दिया है, इस बात को आप समझ जाइएगा। आगे बढ़िए, एक और देखिए, समन्वेषण क्लियर हो गया आपका यहाँ पे। साथ ही साथ इंग्लिश में क्या बोलते हैं? समन्वेषण को क्या कहेंगे भाई, कोई बताना चाहेगा इंग्लिश में? समन्वेषण सर रिसर्च ही बोलते हैं। रिसर्च कहेंगे। अन्वेषण, अन्वेषण, समन्वेषण एक ही चीज है। समन्वेषण, रिसर्च, खोज, अन्वेषण, हाँ आप शामिल कर सकते हैं। ठीक ठीक, इंक्लूजन। हाँ हाँ, रिसर्च, बिल्कुल बिल्कुल, करेक्ट 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 करेक्ट, रिसर्च, बिल्कुल। इंक्लूजन बोलेंगे, इंक्लूजन। इंक्लूजन, नहीं 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 नहीं, वो तो मैडम ये इंक्लूजन नहीं नहीं नहीं, इंक्लूजन अलग हो जाएगा। इंक्लूजन बेसिकली समावेशन को बताता है, समावेशन, समावेश होता हाँ समावेश होता है। यहाँ इंक्लूजन ना, रिसर्च, अन्वेषण करें आप, क्योंकि हम उसके अन्वेषण क्यों मैंने बोला, क्योंकि अन्वेषण इसलिए यहाँ पे होगा, आप उसका अध्ययन कर रहे हैं। मैंने एक शब्द बोला था, अध्ययन किया जाता है, और हम अध्ययन वैज्ञानिक और व्यावसायिक प्रक्रिया में करते हैं, और इससे घनिष्ठता और विश्वसनीयता आती है कार्यकर्ता और सेवार्थी के बीच में। तो ये खोज ही बेटर है, समावेशन नहीं होगा यहाँ पे, समावेशन अलग होगा। हाँ, रिसर्च, अन्वेषण, ठीक, बहुत बढ़िया। आगे बात करें एक और, उसके बाद संबल हो गया आपका, समन्वेषण हो गया आपका, अन्वेषण हो गया आपका। एक होता है आपका पर्यावरणीय जोड़ तोड़ भी होता है। पर्यावरणीय जोड़ तोड़ का मतलब होता है इन्वायरमेंट मॉडिफिकेशन। आपको मैं बताया था, कई बार बता चुका हूँ, सोशल वर्क में काफी बार यूज होता है ये। यहाँ आपको ना पर्यावरण, जो अगर सेवार्थी को कोई पर्यावरण में अगर कोई समस्या हो रही है तो उसको हमें मॉडिफाई करना पड़ता है हमें। जैसे दिव्यांग बच्चों के लिए रैंप वगैरह की जरूरत पड़ जाती है, आपको मालूम है, मॉडिफाई करना पड़ता है हमें। आज भी कई कई जगहों पे रैंप वगैरह नहीं लगे हुए हैं, है ना, हमें दिक्कत हो जाती है उसमें, तो हम उसकी मॉडिफाई करते हैं। जैसे आप कोई काम कर, जैसे नहीं फ्लेक्सिबिलिटी, काम कोई कर रहे हैं, अब सेवार्थी को सीखने में दिक्कत आ रही है तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी जरूरी है। अगर पर्यावरण है वहां पे भाई भूमिका निभा रहा है, अगर रोम में कोई दिक्कतें आ रही हैं, कुछ पोस्टर हो सकता है, कुछ और चीजें हो सकती हैं जो जहाँ पे अटेंशन बच्चा नहीं दे पा रहा है या सेवार्थी नहीं दे पा रहा है, उसको हटा दो, उसको क्या जरूरत है रखने की। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई बच्चा अगर कमजोर है, स्लो लर्नर है, मान लो अगर कोई बच्चा नॉर्मल बच्चा है, अगर वो नॉर्मल स्कूल में जाता है, स्लो लर्नर है, और बच्चा कम अटेंशन दे रहा है, तो उस बच्चे को पीछे थोड़ी बैठाना चाहिए, आगे बैठाओ ना उसको, ध्यान देगा, मॉडिफाई कर दिया आपने। ये पर्यावरणीय जोड़ तोड़ इसको बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में जोड़ तोड़ कहते हैं, बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो मॉडिफिकेशन इसको कहा जाता है, मॉडिफिकेशन। तो ये कर दो ना, क्या दिक्कत हो रही है आपको, समाज की मुख्य धारा से जोड़ेगा वो, है ना। तो ये, और अगर हम बात करें एक प्रत्यक्ष उपचार हो गया, व्यवहारिक उपचार तो आपको मालूम ही है भली भांति तरीके से, है ना, संबल। और एक साक्षात्कार, देखो एक साक्षात्कार, इंटरव्यू भी आपका क्या होता है जानते हो आप लोग? इंटरव्यू आपका एक टेक्निक है, एक मेथड है, माना जाता है इसको सोशल वर्क का, इंटरव्यू भी, है ना, क्योंकि इंटरव्यू के माध्यम से भी साक्षात्कार एक क्रमबद्ध प्रणाली मानी जाती है, जिसके द्वारा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में अधिक अथवा कम जो कल्पनात्मकता है उसको प्रविष्ट करता है वहां पे,
है ना, इंटरव्यू में, साक्षात्कार में, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में, तो एक निश्चित प्रयोजन के लिए हम लोग क्या करते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, वही तो इंटरव्यू होता है। वो चीज़ें भी आपको यहाँ पे शामिल की जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे दिया गया समाप्ति, है ना, मूल्यांकन हो गया। उसके बाद देखिए आपको बता दें, समाप्ति एक चीज़ होती है, जिसे आपने कार्य को क्या किया, समाप्त कर दिया। अब जैसे ही कार्य आप समाप्त कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब चलो भैया तुम अपने घर, हम अपने घर, नहीं नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आप उसको 2 महीने 3 महीने पे, 1 सप्ताह 2 सप्ताह के बीच में भी आपको क्या करना है, उस क्लाइंट के साथ, उस सेवार्थी के साथ टच में रहना है। आपको जानना है कि क्या चीज़ें, वो चीज़ जो है अभी भी सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर पा रहा है तो उस पर आपको क्या करना है, लागू करना पड़ेगा, टेक्निक वगैरह सब कुछ, है ना, उसको बराबर रखना है टच में। तो जैसे ही एक क्लाइंट सामाजिक केशवर सहायता के लिए सहमत हुआ और प्रक्रिया शुरू हो गई, समाप्ति का अर्थ यहाँ पे बात करें तो प्रक्रिया को समाप्त करना। तो एक दूसरे से साथ करने के बाद या कार्यकर्ता या क्लाइंट तय करते हैं कि नौकरी कैसे प्राप्त की जाए। मतलब एक प्रकार से यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया गया है, जॉब के परिप्रेक्ष्य से लिया गया है। बट आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि सोशल वर्क में क्या होगा कि कार्य जब समाप्त हो जाएगा, उसके बाद भी सेवार्थी के साथ आपको टच में रहना है कि सेवार्थी उस समस्या के समाधान उसका सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। यदि नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है, दोबारा से मॉडिफाई करना होगा, परिमार्जन करना होगा, परिवर्तित करना होगा। दोबारा भी आप उस सेवार्थी के साथ गोल को लेकर काम करना होगा, छुटकारा नहीं पाना है आपको उससे, है ना। फिर ये मूल्यांकन मैंने पढ़ा रखा, मूल्यांकन, ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ पे टॉपिक समाप्त। प्रक्रिया, प्रक्रिया आपकी यहाँ पे होगी फिनिश। तो प्रक्रिया में मैंने आपको बता दिया है प्रवेश, सर ये मेथड में आपने 3 ही बताए हैं ना, ये पर्यावरण जोड़, साक्षात्कार और ये समावेशन। हाँ, मेथड्स बहुत है, मैं पढ़ाऊंगा अलग से इसके लिए। और भी चीज़ें आएंगी, इंटरव्यू होगा, अर्थ निरूपण भी हो सकता है, स्पष्टीकरण भी हो सकता है ना, और मॉनिटरिंग भी आ जाएगी इसमें, बहुत सारे होते हैं, वो अलग से मैं टेक्निक में पढ़ाऊंगा। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हैमिल्टन के द्वारा ना, तो हैमिल्टन ने जैसे समन्वेषण शब्दों का प्रयोग किया, अर्थ निरूपण, संबल और स्पष्टीकरण, पर्यावरण जोड़ तोड़, ऐसे साक्षात्कार, ऐसे चीज़ें अपने के उपचार के दौरान इन्होंने यूज़ किया था प्रविधियों को। बस इतने थे जितने मैंने अभी आपको बोले हैं, इतने थे उसके में, इससे ज़्यादा नहीं था उसका। बाकी टेक्निक बहुत सारी, मॉनिटरिंग भी आप इसमें यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि केवल हैमिल्टन को ही लेके चलो, मॉनिटरिंग भी यूज़ कर सकते हो इसमें, है ना। बहुत सारी टेक्निक है सोशल वर्क के, उनको भी यूज मैं बताऊंगा। सोशल वर्क की टेक्निक कौन कौन सी होती है वो अलग से बताऊंगा, पेपर में आता है वो मैं बताऊंगा आपको। तो मैंने आपको प्रवेश बता दिया, अंतरण बता दिया, अध्ययन बता दिया, पूर्वानुमान, पूर्वानुमान मतलब पहले से अनुमान लगाना, आइडिया लगाना, है ना, निदान, उपचार, समाप्ति भी कह सकते हो। देखो ध्यान रखिएगा, एक मूल्यांकन, समाप्ति, प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक होता है, ये तो आप जानते हैं। फीडबैक 2 टाइप के होते हैं। एक फीडबैक ये होता है कि आपने दे दिया फॉर्म, वो फिल करके देगा, अच्छा था, गुड, वेरी गुड, ये लिख के दे देगा फीडबैक। एक ये होता है अनुसूची होता है। अनुसूची क्या होती है, बेसिकली आपने लिखा है फॉर्म पे, अब पढ़ा लिखा बच्चा नहीं है, सेवार्थी नहीं है, उनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है, तो आप उनसे पूछ के भर सकते हो यहाँ पे, जैसे सहमत है या अच्छा पे है, वो बोलेंगे, वो आपको फिल करना पड़ता है वहाँ पे, है ना। तो उसको अनुसूची के माध्यम से रखा जाता है। तो फीडबैक 2 टाइप के भी हो सकते हैं यहाँ पे। बाकी फीडबैक के बारे में मैं आपको यहाँ नहीं अच्छे से स्पष्ट करूँगा, स्पष्ट अच्छे से होगा आपका पोस्ट कार्ब में, लूथर गुलिक में, है ना। लूथर गुलिक में किस तरीके की फीडबैक उन्होंने लास्ट में दिया था। सर एक क्वेश्चन था, अब बिल्कुल पूछो। समाप्ति और मूल्यांकन एक ही चीज होती है या अलग अलग? नहीं, अलग अलग है। देखिए जब हम अपन ने कल जो क्वेश्चन सॉल्व करे थे तो उसमें एक ऑप्शन वाले में आया था कि चरण बताना था केस वर्क का, तो देखिए लास्ट में मूल्यांकन, पहले समाप्ति के बाद फिर मूल्यांकन था। मैं समझ गया। अब मेरी बात को समझिए यहाँ पे। देखिए अगर उपचार या ट्रीटमेंट की जब हम बात करते हैं, किसकी, उपचार या ट्रीटमेंट की जब हम लोग बात करते हैं डायग्नोसिस की प्रक्रिया में, तो ध्यान से मेरी बात को सुनिए। एक बात यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, प्रवेश, ठीक है, प्रवेश, अध्ययन, निदान, उपचार, मूल्यांकन, समाप्ति। ध्यान दीजिएगा, ये मूल्यांकन और समाप्ति जो मैंने कहा है ये केस वर्क में शामिल होगा। ये मूल्यांकन और समाप्ति केस वर्क में शामिल होगा। अगर आपने ध्यान, अच्छा क्यों मूल्यांकन के बाद समाप्ति आई ये भी बता देता हूं आपको। रीजन देखो, कारण ये है कि भाई क्योंकि केस वर्क कर रहे हो आप, केस वर्क के दौरान यही हमें पता चल जाता है
कि सेवार्थी रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत या निदानात्मक मूल्यांकन या आपको योगात्मक मूल्यांकन, इन्हीं में पता चल जाता है। हम इन्हीं में मेंशन कर देते हैं। बेसिकली यहाँ रचनात्मक मूल्यांकन को हम लोग रखते हैं यहाँ पर, इस वजह से हम दोबारा भी इस कार्य को शामिल कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा परिवर्तन करना और जरूरत पड़ जाती है, तो इसलिए दोबारा हम लोग अध्ययन ध्यान को रखते हुए निदान और उपचार वाली प्रक्रिया दोबारा हम यहाँ पे शामिल कर देते हैं। तो ये मूल्यांकन और समाप्ति मैडम नोट कर लीजिएगा आईएमपी करके, ये केवल केस वर्क में शामिल होता है। ये केस वर्क में जब समाप्त कर दिया और समाप्ति के बाद आपने मूल्यांकन वाला काम कर दिया, कार्य को समाप्त हो गया, तो ये केस वर्क नहीं रहा, ग्रुप वर्क, ये केवल सोशल वर्क में आता है। ये सोशल वर्क में आता है। अब सोशल वर्क में आप जो चीज़ें करेंगे उस दौरान ये प्रक्रिया शामिल होती है। तो सोशल वर्क जैसे ब्रॉड लेवल पे होता है, सोशल एक्शन वाली जो प्रक्रिया होती है वहाँ पे ये संचालित होती है, समाप्ति के बाद मूल्यांकन वाली। तो ये चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट हो गई होगी। एक बात और ध्यान रखिएगा, ऐसी प्रक्रियाओं में अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने एक और चीज़ आती है, अंतःग्रहण शब्द। अंतःग्रहण, अनुसंधान, निदान, उपचार, ध्यान दीजिएगा। ये भी चार पॉइंट ये भी है, 4 पॉइंट ये भी। अंतर्ग्रहण सोशल केसवर्क की प्रक्रिया में अंतर्ग्रहण ही प्रवेश है, अनुसंधान ही अध्ययन है, निदान आपको मालूम है, उपचार आपको पता है, ये भी सोशल वर्क की प्रक्रिया। अब पता चले अंतर्ग्रहण तो मैंने बताया ही नहीं है, अनुसंधान बताया ही नहीं है, तो आप कहोगे कि ढूंढने लगोगे, वो मिलेगा ही नहीं, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। अब यहां पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, कभी कभी अंतःग्रहण में ये आप मत सोचिएगा कि इनटेक शब्द मिल जाए, इंग्लिश में भी इनटेक, प्रवेश, भर्ती इम्पॉसिबल है ऐसे शब्दों में, तो आप ध्यान रखें, कहीं कहीं रिसीव वाले जैसे शब्द आते हैं, यूज होते हैं। अनुसंधान में आपको जरूरी नहीं कि स्टडी मिले, हो सकता है आपको रिसर्च शब्द मिल जाए, है ना, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, है ना, इंग्लिश में, तो इस चीज को आप समझे रहिएगा। तो यहाँ पर आपको ये हुआ क्लियर। आगे बढ़ेंगे और आगे देखिए यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों करें जो समाज कार्य में प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इन पे आप लोगों से चर्चा करूंगा, बशर्ते आप लोग कभी भूलो ना इस तरीके से। सोशल ग्रुप वर्क में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, काफी बार पेपर में प्रश्न आता भी है कि बताइए जरा प्रिंसिपल ऑफ सोशल ग्रुप वर्क जो है। देखिए, जिसे मैंने अभी सिद्धांत बताया था बिस्टिक का, जिसमें रिलेशनशिप की बात मैंने किया था कि भाई उस किताब में सन 1957 में बिस्टिक ने 7 सिद्धांत दिए थे सोशल केस वर्क में। लेकिन वहीं मैंने एक चीज और स्पष्ट कर दिया था 1957 में कि पार्लियामेंट ने प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेकर भी बात किया था, समस्या समाधान के उपागम को लेकर भी बात किया था 1957 में ही। यह था केस वर्क की बात। फिर ग्रुप वर्क में जब प्रिंसिपल आती है तो ध्यान रखिएगा 1948 में एचबी ट्रेकर ने 10 सिद्धांत बताए थे, और ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है 10 सिद्धांत का नाम। तो एक नियोजित समूह गठन का सिद्धांत है, विशिष्ट उद्देश्यों का सिद्धांत है, उद्देश्यपूर्ण कार्यकर्ता संबंध का सिद्धांत है, निरंतर व्यक्तिकरण का सिद्धांत है, निर्देशित समूह बातचीत का सिद्धांत है, लोकतांत्रिक समूह का सिद्धांत है, आत्मनिर्णय भी इसको कहा जाता है, और फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जिसको हम लचीला बोलते हैं, लचीला कार्यात्मक संगठन का भी सिद्धांत है, प्रगतिशील कार्यक्रम का भी सिद्धांत है, संसाधन उपयोग का भी सिद्धांत है, मूल्यांकन का सिद्धांत है। जब भी ग्रुप वर्क में सिद्धांत से प्रश्न बनाएगा, इससे बाहर आता ही नहीं, ये तो आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किताब है इनकी प्रिंसिपल और ग्रुप वर्क का, 1948 में आया था एचबी ट्रेकर का, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में डिटेल में आपको चर्चा करूंगा ग्रुप वर्क जब पढ़ाऊंगा तब। आगे बढ़िए। अब आपको मालूम हो गया, अभी मैंने आपको पढ़ाया केस वर्क प्रिंसिपल हो गया, आपका ग्रुप वर्क प्रिंसिपल हो गया। अब बचा आपके पास सिद्धांतों को लेकर कम्युनिटी वर्क ऑर्गेनाइजेशन में। अब कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में एक नाम आता है, आपको बता दूं, डनहम का। डनहम ने महोदय ने 28 सिद्धांत दिए थे, जिसमें से 7 सिद्धांत शीर्षक रखे गए थे। हालांकि रॉस महोदय की भी भूमिका थी उसमें, और उसमें सिद्दीकी जी की भी भूमिका थी, और उसमें जो है मुर्रेजी रोस के साथ साथ रोथमैन की भी भूमिका थी। तो आपको बता दूं, ये बेसिकली प्रारूप में काफी ज्यादा फेमस हुए। हालांकि रोथमैन की अगर मैं बात करूं तो उनको 13 सिद्धांत थे, 10 सिद्धांत रोस के थे, है ना। यहाँ पे अगर हम बात करें रोथमैन के बारे में, पापेल एंड रोथमैन के बारे में, इन्होंने 1966 में 3 प्रारूप के बारे में जिक्र किया था, और ये 3 प्रारूप काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत फेमस है। हर बार ऐसा पेपर आप यूजीसी को उठा के देख लीजिए, ना पूछा गया हो तो आप बोल देना कि सर नहीं पूछा गया है। 2020 से मैं इसको देख ही रहा हूँ कंटिन्यू,
तो एक सामाजिक लक्ष्य का प्रारूप होता है, एक औपचारिक प्रारूप होता है, एक पारस्परिक प्रतिरूप होता है। ध्यान रखिएगा मेडिकल सोशल वर्क भी फैक्ट, मेडिकल सोशल वर्क में आपको बता दूं 80% से लेकर 90% तक आप लोग फैक्ट पर ध्यान दीजिएगा और 10% आप लोग अप्लाइड पर ध्यान रखिएगा। और यूजीसी के बच्चे दोनों पर ध्यान देंगे, यूजीसी के बच्चे फैक्ट प्लस अप्लाइड प्रश्नों पर भी, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा लक्ष्य प्रतिरूप और औपचारिक प्रतिरूप और पारस्परिक प्रतिरूप की बात अगर जब करता है कोई, तो वो बेसिकली रॉथमैन पॉपेल का आता है। अब पेपर में जानते हो क्या आता है? पेपर में आता है सामाजिक लक्ष्य प्रतिरूप आता है, ये सारे गायब कर देता है, ये सारे गायब कर देता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये किसका है? पापेल एंड रॉथमैन का, सन 1966 में आया था, 1966 में आया था। मैं थोड़ी सी स्लाइड बड़ी कर रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये भी है, एग्जाम में ये काफी बार पूछा जा चुका है। ये सामाजिक समूह कार्य की अवस्थाएं होती हैं। अवस्थाओं की अगर मैं बात करूं तो मैं बता दूं आप लोगों से, यहाँ पर ये जो नाम है नोदरलैंड और करलैंड का, ये पेपर में नहीं आया है। बाकी गायरलैंड एक बार आ चुका है, ट्रेकर का 2 से 2 बार आया है, साथ कैलिंग भी एक बार आ चुका है, टकमैन को तो भाई 3 से 4 बार रखिएगा, और वेल्स एक बार आया है पेपर में, ये पेपर में। यहाँ पे नॉर्दर्न और करलैंड का पेपर में नाम नहीं आया है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे बेल्स महोदय के बारे में, बेल्स महोदय ने सामाजिक समूह कार्य के जो विकास की अवस्थाओं के बारे में जिक्र किया। सन 1950 में दिशा निर्धारण बताया था, मूल्यांकन बताया था, निर्णय लेना बताया था, 3 टाइप बताए थे। उसके बाद टकमैन की बात करूं तो टकमैन ने 1963 में 5 स्टेप बताए थे। और ये बता दूं आपको, समाज कार्य में सहायता की जब बात आती है प्रक्रिया को लेकर, तब भी टकमैन का नाम आता है। और नाम याद रखिएगा, फॉर्मिंग है, स्टॉर्मिंग है, नॉर्मिंग है और परफॉर्मिंग है, एब्जॉर्मिंग है। इन सभी के बारे में मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा, टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ ये मिल जाएगी, इनका डिटेल भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, है ना। ये क्लास समाप्त होने के बाद पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा अभी। उसके बाद आप ध्यान रखिएगा, कैलिंग एक महोदय था, 1972 में इन्होंने दिया था। देखिए अगर आप गूगल करेंगे तो आपको 1965 मिलेगा, जो कि 1965 गूगल में गलत है। ध्यान रखिएगा, आयोग ने भी 1963 ही माना है, इसलिए 1963 को ही आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे गूगल करेंगे तो 1965 मिलेगा, जो कि वो गलत है। वेल्स अगर हम बात करें यहाँ पे कैलिंग के बारे में, कैलिंग ने 1972 में क्या दिया? दिशा निर्धारण दिया है, विरोध दिया है, समझौता की बात किया है, घनिष्ठता की बात किया है, समापन की बात किया, 5 अवस्थाओं के बारे में बताया है। फैक्ट है आपके लिए। यहाँ पे एचबी ट्रेकर की भूमिका आती है। 1972 में यह महोदय ने भी बोला था कि पहले प्रारंभ होगा, बिगिनिंग का मतलब बेसिकली इन्होंने अध्ययन की प्रक्रिया को इसमें शामिल किया है। समूह भावना का आविर्भाव दिया गया है, फिर मित्रता का एक प्रकार का विकास, फिर सशक्त समूह, फिर उसके बाद समूह भावना का पतन बताया गया। तो ये भी 5 ही बताए हैं। यही एक ऐसे विद्वान है जिन्होंने 6 अवस्था बताया था। और एक विद्वान और नाम आता है लर्निंग थ्योरी में, जिसने 2 स्टिमुलस का प्रयोग किया था, उसका नाम है इवान पैट्रिक पावलोव। उसने 2 स्टिमुलस का प्रयोग किया है, घंटी की आवाज और भोजन। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करें, 2 यहाँ पर एक अवस्था और बढ़ जाती है, गर्लैंड जोन्स और कोलंडनी के अकॉर्डिंग, जिन्होंने 1976 में समूह विकास की 6 अवस्था बताई थी। एक का नाम रखा था मान्यता पूर्व, अधिकार एवं नियंत्रण, और उसके बाद घनिष्ठता, अलगाव, विभाजन और समाप्ति। ये 6 स्टेज बताए थे। ठीक है, 6। इसको तो रट्टा मार के जाइएगा। ये पीडीएफ, जो पीडीएफ मैं दिखा रहा हूँ आपके सामने स्क्रीन पर है, ये इसमें सारे इंपॉर्टेंट है जो प्रश्न में आ चुके हैं 3 से 4 बार, 2 बार, 1 बार, कहीं ना कहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। ठीक है, ये अभी तक पेपर में नहीं पूछा गया है, चाहो तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। 2001 में आया था ये। समावेश, दिशा निर्देशन पहले बोला गया, अनिश्चितता और परिवेक्षण बोला गया है, पारस्परिकता एवं लक्ष्य का सफलता बोली गई है, विभाजन का समापन बोला गया है। इन्होंने 4 अवस्था के बारे में जिक्र किया था। नाम इनका क्या था आप देख सकते हैं यहाँ पे, नॉर्दर्न एंड करलैंड का बारे में, है ना। तो याद रखिएगा, वेल्स, टकमैन, जो है कैलिंग, ट्रेकर, गर्लैंड जोन्स एंड कोलंडनी, और नॉर्दर्न और करलैंड 2001 में। ठीक, याद रखिएगा ये चीज़ें। इसके बाद अप्रोच की बात कर लेते हैं। अगर हम लोग अप्रोचेस भी कुछ आते हैं, जैसे सोशल वर्क में काफ़ी बार फेमस पॉइंट है ये, जो एग्जाम में कई बार हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पे, है ना। तो एक आपका मिलता है रेमेडियल, जहाँ, और एक रिक्रेशनल। रेमेडियल को हम लोग उपचारात्मक बोलते हैं बेसिकली, है ना, ये तो आप जानते होंगे, रेमेडियल इसी को कहा जाता है।
और रिक्रिएशनल मनोरंजन बोलते हैं इसको, मनोरंजन के समय का एक अप्रोच होता है, एक प्रिवेंशन होता है निवारण का, और एक डेवलपमेंटल होता है विकास से रिलेटेड होता है। तो ये 4 टाइप के अप्रोचेस हमें देखने को मिलते हैं। अप्रोचेस के कई अप्रोचेस हैं, मैं नाम के साथ आप लोगों को लेकर आऊँगा। सामाजिक समूह का एक मॉडल होता है जिसको आप सोशल ग्रुप वर्क कहते हैं। सामाजिक लक्ष्य का मॉडल होता है, उपचारात्मक मॉडल होता है, पारस्परिक मॉडल होता है आपका, एक इनटेक होता है आपका, है ना, समस्या का सुलझाने वाला मॉडल होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का मॉडल होता है, साइको उपचारात्मक मॉडल होता है, एक विकासात्मक मॉडल है। इसमें देखो नाम भी आता है, आपको नाम भी मिलेगा। सामाजिक लक्ष्य का मॉडल पापेल एंड रोथमैन का है, जो 1966 में दिया था। उपचारात्मक मॉडल की बात करें तो विंटर आरडी का नाम आता है, ये भी पेपर में आ चुका है, 1957 में आया था। ठीक है, ये मॉडल आपको नाम ध्यान रखना है। पारस्परिक मॉडल आता है, स्वर्चर्स का नाम आता है, ठीक है, 1961 में। इनटेक का कोई वर्ष तो नहीं, लेकिन थॉमस और स्टेफन्स का नाम आता है, सॉरी जो है हैंक्सन और जो है स्टेफन्स का नाम आता है ये मॉडल्स में, इनटेक में। परंतु आप ध्यान ये रखने वाली बात नहीं, ये पेपर में भी तो कभी नहीं पूछा गया है कि किसने ये दिया है, ठीक है, लेकिन इनटेक मॉडल भी एक माना जाता है। भर्ती प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये आप जानते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एच पार्लियामेंट 1957 में दिया है, ठीक है। और एक जो है साइकोथेरेपेटिक मॉडल होता है, ये अल्पोर्ट के द्वारा दिया गया है। डेवलपमेंटल मॉडल की बात करते अगर हम लोग तो बेरुस्टीन के द्वारा दिया गया 1955 में। तो ये मॉडल्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं, जो पेपर में पूछे जाते हैं डायरेक्ट कि बताइए प्रॉब्लम सॉल्विंग किसने दिया है ना, डेवलपमेंटल मॉडल किसने दिया, ऐसे ही पेपर में पूछ लेता है आप लोगों से, ठीक है ना। इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो भारत में व्यवसाय समाज कार्य के उदय के लेकर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये इंडिया में। तो सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। काशी एक विद्यापीठ समाज कार्य विद्यालय है, जिसकी स्थापना 1947 में हुई थी। कभी कभी पेपर में ये भी पूछ लेता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बताइए समाज कार्य का प्रथम विद्यालय कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि काशी विद्यापीठ है। आप कॉमन सेंस लगाइएगा, जब वर्ष याद रहेगा तो आप इजीली लगा लेंगे। ओके, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वाला, तो ध्यान रखिएगा ये। और उसके बाद दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क की स्थापना 1946 में हुआ है। लखनऊ विश्वविद्यालय है 1949 में हुआ है। बड़ौदा विश्वविद्यालय है 1950 में हुआ। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको जब कभी ऑप्शन में 1949 1950 आ जाए, प्रथम करके आएगा कि स्वतंत्रता के बाद, या तो ऐसे भी पूछ लेगा कि स्वतंत्रता के दौरान बताइए कौन सा समाज कार्य विद्यालय, दौरान में भी यही नाम आएगा काशी विद्यापीठ का, है ना, और प्रथम में यही नाम आएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन में लखनऊ वगैरह की तरफ आप मत अग्रसर होइएगा, वरना गलत हो जाएगा आपका पेपर में क्वेश्चन। मद्रास स्कूल ऑफ सोशल वर्क की बात करेंगे तो 1952 हो जाएगा। आगरा में समाज कार्य शिक्षा की स्थापना कब हुई, तो 1955 में हो जाएगा। फैक्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना चाहिए ये सारे फैक्ट, है ना। एक मेडिकल सोशल वर्कर होने के नाते आप लोगों को अगर ये फैक्ट मालूम रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगर हम बात करें समाज कार्य के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके संदर्भ में, तो क्रियान्वित आचार संहिता को लेकर भारत में अमेरिका से लाया गया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फैक्ट के साथ साथ ये अप्लाइड में भी प्रश्न बनाकर पूछा जाता है, एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न भी यूजीसी में कई बार पूछा जा चुका है। 2019 में 2 प्रश्न बैक टू बैक आया हुआ था 2019 में, ठीक है, यूजीसी में, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। भारत में अमेरिका से ग्रहण किया गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं समाज कार्य में आचार संहिता के विकास को लेकर, तो ध्यान रखिएगा 3 एसोसिएशन को। एक संघ है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। अब ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, आचार संहिता के विकास में इनकी भूमिका हुई है, परंतु ये प्रश्न में नहीं आता है कि इसकी स्थापना कब हुई, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो चाहो तो आप इसको समझ सकते हो, नोट कर सकते हो या ध्यान रख सकते हो। नेशनल की बात होगी तो 1920 में हुआ था। एसोसिएशन स्कूल ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया की बात करें तो 1960 में हुआ था। अच्छा, एक चीज़ ऊपर छूट गया हमारा, जरा आप मुझे ये बताइए कि ये सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क की जो है नाम परिवर्तित कर दिया गया TISS करके, कब किया गया था, कोई बताना चाहेगा? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस 1944 या 45, ध्यान रखिएगा, दोनों में से एक वर्ष आएगा, दोनों वर्ष नहीं आएंगे। यदि दोनों आएंगे तो 44 की तरफ अग्रसर होना, है ना। चलो आगे देखिए, एक चीज़ और देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें तो TISS के बारे में, सर दोराबजी टाटा एक ट्रस्ट है, इसकी स्थापना किसने किया है, कौन सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनका नाम बताइए। तो नाम एक बार पेपर में ये भी पूछा गया है, तो मैं बताऊँ वहाँ पे टाटा लिखा हुआ था, केवल टाटा लिखा हुआ था बस, लेकिन आप ध्यान रखिएगा उनका नाम पूरा है जहांगीर रतन जी दादा भोय टाटा नाम है उनका पूरा नाम है, जिन्होंने इसकी स्थापना की है TISS की,
तो ध्यान रखिएगा TISS की स्थापना किसने की है, तो इनका नाम ये है। अब बता दूं उस समय जानते हैं निर्देशक कौन थे इंस्टीट्यूट के, तो डॉक्टर क्लिफर्ट जो है थे मनसर्ट महोदय थे। क्या नाम था उनका, क्लिफोर्ड मनसर्ट उनका नाम था। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रथम निदेशक डायरेक्टर के रूप में थे वो डॉक्टर मनसर्ट महोदय थे। आज वर्तमान में डायरेक्टर कौन है, तो शालिनी भारत नाम है उनका, ये आज वर्तमान में। इसको आप ध्यान रखिएगा फैक्ट के रूप में। ध्यान रखिएगा 2-3 बातें और। अगर हम बात करें COS के बारे में, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के बारे में, तो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी 2 हैं, एक तो UK में है, एक है USA में। तो दोनों के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, इनसे भी प्रश्न में आया हुआ प्रश्न, पेपर में प्रश्न आता है। तो जो ब्रिटेन की चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी है उसकी स्थापना ध्यान रखिएगा हेलेन बोक्सावेट ने किया था। पेपर में आता है एक्टिविया हिल का नाम। मैंने आप लोगों को शायद एक 200 का क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, उसमें देखिएगा एक्टिविया हिल लिखा हुआ है ना। तो ध्यान रखिएगा, या तो एक्टिविया हिल ज़्यादा पूछा जाता है, ये नाम कम आता है। हेलन जो है बोसावेक्ट का नाम बहुत कम आता है। इनकी भूमिका थी। इनके नेतृत्व में चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की स्थापना सन 1869 में की गई थी, 1869 में लंदन में। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, गरीबों के लिए ये इंस्टीट्यूट या ये NGO या चैरिटी खोली गई थी, इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको बता दूं एक COS है न्यूयॉर्क की, न्यूयॉर्क कह रहा हूँ, हाँ वही है न्यूयॉर्क, USA यूनाइटेड स्टेट अगर बात करें अमेरिका की, तो ध्यान देने वाली बात है कि सन 1877 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना में नाम आता है, यहाँ पे अगर हम बात करें रेवलेड की नाम आता है, रेवलेड S हेम्फ्री गुटरिन ये नाम है, ठीक है, गुटरिन ये नाम है। इन्होंने सन 1877 में ध्यान रखिएगा चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की अमेरिका बुफेलो में इसकी स्थापना किया था। ध्यान रखिए, और ये भी गरीबी की समस्याओं को जांच करने के संबंध में था, मतलब गरीबी जो थी उसी के परिप्रेक्ष्य में था ये भी, ठीक है, समाज में। आगे अगर हम बात करते हैं तो देखिए एक नाम आता है पिंकस और मिनहम का नाम। पिंकस और मिनहम से हालांकि इनके फैक्ट से तो नहीं अभी तक पेपर में प्रश्न पूछा गया है, बट इनका नाम ऑप्शन में आता है। तो समाज कार्य में इन्होंने लोगों की भागीदारी को लेकर बहुत अहम बात किया था, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। तो कौन है विद्वान है जिसने समाज कार्य में लोगों की भागीदारी पर बात किया है, सक्रिय भागीदारी पर। तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे सक्रिय भागीदारी लिख लीजिए, सक्रिय भागीदारी पर। तो ध्यान दीजिएगा ये नाम आता है पिंकस और मिनहम का। एक बात और लिख लीजिए कि ध्यान रखिएगा कि जो प्रतिदर्श है, प्रतिदर्श का एक लघुत्तर निदर्शन है, एक लघुत्तर निदर्शन है। ये नाम पूछेगा तो गुड्डेड हार्ट का नाम लगाइएगा। एक और नाम लिख लीजिए कि समाज और व्यक्ति दोनों जो है अनुश्रित हैं या पारस्परिक निर्भर हैं। ये बात किसने बोला है, तो नाम नोट कर लीजिएगा गार्टन हैमिल्टन का, लेकिन ये विशेषता में ध्यान रखिएगा, परिभाषा तो मैरी रिचमंड की है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये 2-3 चीजें हैं हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। सर ये प्रतिदर्श का क्या बोला, एक बार रिपीट कीजिए। प्रतिदर्श का एक लघुत्तर, ठीक है, एक समग्र प्रतिदर्श का एक लघुत्तर निदर्शन होता है। समग्र का प्रतिदर्श, समग्र का मतलब जानते हैं 100 में से एक जो कुछ हिस्सा निकालते हो छोटे से, उसका पार्ट बनता है, एक छोटा सा पार्ट बनता है ना, वो होता है। अगर आपसे पूछा जाए वाल्टर एंड्रियास फ्रेडलैंडर ने, तो वाल्टर एंड्रियास फ्रेडलैंडर तो आपको मालूम है कि सोशल वर्क में मेथड में काफ़ी ज़्यादा फेमस पर्सन रहा है, जिसने समाज कार्य को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, प्राथमिक प्रणाली और द्वितीयक प्रणाली, जिसको आप सहायक प्रणाली कहते हो, जिसमें आप लोग को मालूम है। तो फ्रेडलैंडर ने कहा है कि समाज कार्य कला और विज्ञान दोनों है, ये बात आप लोगों को भलीभांति तरीके से मालूम होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करते हैं यंगलाड के बारे में, यंगलाड एक विद्वान है, इन्होंने समाज कार्य व्यक्ति के द्वारा पर्यावरण के साथ अंतर संबंध होता है। तो अगर आपको मालूम नहीं है किसी की परिभाषा ने, तो आप ऐसी भी परिभाषा बोल देंगे तो भी चल जाएगा, है ना। कोनोफ्का महोदय एक विद्वान है जिन्होंने समाज कार्य को नैतिक मांगों पर आधारित बताया था। ध्यान दीजिएगा, एक नैतिक तर्कणा होती है, जो नैतिक तर्कणा है इसके बात अगर करता है तो वो नाम आता है लॉरेंस कोहलबर्ग का, लॉरेंस कोहलबर्ग का नाम आता है। और यदि आप लोगों से पूछे नैतिक मांग की बात, तो नैतिक मांग का नाम लगाइएगा गेसल कोनफ्का का नाम, गेसल कोनफ्का का नाम। बीजी खेर की बात करें तो समाज कार्य एक गत्यात्मक कार्य है ना, डायनेमिक वर्क है,
आप इसको लगाइएगा। बाकी अगर गतिशील निदान की बात करें तो पार्लियामेंट का नाम लगाइएगा आप सभी लोग, और गतिशील समूह की बात करेगा तो आप जो है जो है लेविन का नाम लगाइएगा, कर्ट लेविन का नाम लगाइएगा। और अगर आपसे पूछे गत्यात्मक कार्य डायनेमिक वर्क तो आप बीजी खेर का नाम लगाइएगा। तीनों फैक्ट को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए व्यक्तिगत समाज कार्य के चरण, प्रवेश, अध्ययन, सामाजिक निदान, ये तो मालूम है आपको, है ना। ध्यान रखिएगा कि स्थिति में व्यक्ति का पर्सन इन सिचुएशन की बात अगर होती है तो फ्लोरेंस होलिस का नाम लगाइएगा। फ्लोरेंस होलिस ने बेसिकली प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की समाज कार्य की अवधारणा भी दिया है, इसलिए ये भी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे फ्लोरेंस होलिस के बारे में, ठीक है। व्यक्तिगत में अगर हम बात करें व्यक्तिगत समाज कार्य की स्थापना किसने किया है तो मैरी रिचमंड ने किया है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अमेरिका के रहने वाले हैं, ये पहले ही एक सोशल केस वर्क के संस्थापक माने जाते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं व्यक्तिगत समाज कार्य के सिद्धांत में, हेलन हॉरिस पार्लियामेंट ने सोशल केस वर्क को लेकर एक अ प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक किताब लिखा था सन 1957 में, ठीक है, डायग्नोसिस को लेकर ही, ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे देखो लिखा है। और व्यक्तिगत समाज कार्य के अगर हम सिद्धांत की बात करते हैं तो वो नाम 1957 में रॉबर्ट बिस्टिक का नाम आता है, जिन्होंने 7 सिद्धांत लिखे थे। कितने? 7 सिद्धांत लिखे थे। इसी में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि 3 विशिष्ट सिद्धांत होते हैं, प्रकटन का, व्यवहार का, पर्यावरण का, उसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखिए आप लोग, कल इसको आगे करते हुए फिर हम लोग बढ़ेंगे सामाजिक धार्मिक आंदोलन को लेकर, और यहाँ पर हम यूनिट नंबर 1 के अकॉर्डिंग दूसरे पॉइंट पे आ जाएंगे, है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अभी ये दोनों PDF मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट पड़े हुए हैं जो आपको एम्स में और UGC में काफ़ी मदद करेंगे। पेपर में काफ़ी बार पूछा जा चुका हुआ जो है प्रश्न है इसमें से, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग।